समपरासारी विलयन, समदाबी विलयन, अल्पपरासारी और अतिपरासारी विलयन। समपरासारी विलयन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, परासरण दाब के आधार पर, बच्चों यहां पर हम लोग परासरण दाब के आधार पर विलयन का नाम रखा गया है समपरासारी। सम माने समान, परासारी का मतलब परासरण दाब। तो दो ऐसे विलयन लिए जाएं जिनके स्थिर ताप पर, समान ताप पर जिन दो विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं, ऐसे विलयनों को हम कहते हैं समपरासारी विलयन। और समदाबी विलयन स्थिर ताप पर या समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं, उन विलयनों को कहते हैं समदाबी विलयन। समदाबी समान और दाब का मतलब यहां वाष्प दाब लिया जाता है। तो ऐसे दो विलयन जिनके स्थिर ताप पर वाष्प दाब समान होते हैं, उनको समदाबी विलयन कहते हैं। ये जो समदाबी विलयन होते हैं, समदाबी विलयन समपरासारी भी होते हैं। समदाबी विलयन समपरासारी भी होते हैं, यानी जो भी समदाबी होंगे वो समपरासारी भी होंगे। इसके बाद है अल्पपरासारी तथा अतिपरासारी विलयन। अल्पपरासारी, अतिपरासारी, नाम से ही देखिए आपको अर्थ निकल जाएगा, परिभाषा बन जाएगी। अल्प परासारी, अल्प माने कम, परासारी माने परासरण दाब। तो जिस विलयन का परासरण दाब अल्प यानी कम होता है, उस विलयन को अल्प परासारी विलयन कहते हैं, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और जिस विलयन का परासरण दाब अति माने अधिक, तो जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा उसको कहते हैं अति परासारी विलयन, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब जैसे दो विलयन लिए गए हैं, तो उन दो विलयनों में समान ताप पर, स्थिर ताप पर अगर उनका परासरण दाब निर्धारित किया जाए, तो जिस विलयन का परासरण दाब कम होगा उसे अल्प परासारी, और जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा उसे अति परासारी विलयन कहते हैं। अब अगर अल्प परासारी और अति परासारी विलयन को लिया जाए और उनको अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक किया जाए, तो अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने पर विलायक के अणुओं का प्रवाह किधर से किधर की ओर होगा। तो आप पाएंगे कि विलायक के अणु अल्प परासारी से अति परासारी की ओर स्वतः गति करेंगे। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अल्प परासारी विलयन तनु विलयन होता है और अति परासारी विलयन सांद्र विलयन होता है। तो तनु और सांद्र को एक दूसरे से एसपीएम द्वारा अलग करने पर अल्प परासारी और अति परासारी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाए, तो विलायक के अणुओं का प्रवाह स्वतः अल्प परासारी से अति परासारी विलयन की ओर होगा। यहां पर देखिए एक एग्जांपल है आरबीसी का। यह जो है आरबीसी कोशिका है। आरबीसी कोशिका को हम ऐसे घोल में रखें जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो। हाइपोटोनिक का मतलब अल्प परासारी विलयन। तो आरबीसी को, लाल उधिर कोशिका को अल्प परासारी विलयन में रखने पर
विलायक के अणुओं का प्रवाह अल्प परासारी से अति परासारी यानी आरबीसी के अंदर होता है। आरबीसी में से भी कुछ विलायक के अणु निकलते हैं, यहां दिखाया गया है अल्प मात्रा में, लेकिन परिणामी क्या होगा कि परिणामी अल्प परासारी विलयन से आरबीसी कोशिका में विलायक के अणु प्रवेश करेंगे, इसलिए आरबीसी कोशिका फूल जाती है, फूल करके बड़ी हो गई। यदि उसी आरबीसी को हम अति परासारी विलयन में रखें, ऐसे विलयन में रखें जिसका परासरण दाब उस आरबीसी कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसके परासरण दाब से अधिक है, तो यह हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। और इसमें रखने पर विलायक के अणु आरबीसी कोशिका से निकलेंगे और हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में आएंगे। ये H2O अणु हैं, जल के अणु निकल रहे हैं H2O। तो इस तरह से अति परासारी विलयन में आरबीसी को रखने पर आरबीसी कोशिका फ्लैसिड हो जाती है, पिचक जाती है। और यदि ऐसे विलयन में रखा जाए जो आरबीसी कोशिका के समपरासारी है, आइसोटॉनिक है, इस विलयन और इस विलयन दोनों के परासरण दाब समान हैं, तो इस स्थिति में जितने अणु जल के कोशिका से बाहर निकलेंगे उतने ही अणु कोशिका से कोशिका में बाहर से प्रवेश करेंगे। अर्थात कोशिका न तो फूलेगी न पिचकेगी, वह अपने अपरिवर्तित रूप में रहेगी। आरबीसी कोशिका के लिए 0.16 NaCl विलयन आइसोटॉनिक होता है, आइसोटॉनिक समपरासारी। यदि लेस देन 0.16 NaCl विलयन हो तो वह आरबीसी के लिए अल्प परासारी होता है, यानी हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन होता है। और यदि नमक का घोल मोर देन 0.16 हो, 0.16 से अधिक मोलरता का नमक का घोल लिया जाए NaCl विलयन, तो वह आरबीसी सेल के लिए किस तरह का बिहेव करेगा, वह हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन यानी अति परासारी विलयन की तरह व्यवहार करेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं वाष्प दाब। वेपर प्रेशर क्या होता है, वाष्प दाब। तो वाष्प दाब देखिए, कोई शुद्ध विलायक है, इस शुद्ध विलायक को लेकर के किसी हम एयर टाइट जार में बंद कर देते हैं, तो इसको गर्म करने पर वाष्पन की क्रिया होगी। इस द्रव की सतह पर विलायक के अणु है, यह केवल शुद्ध जल है, शुद्ध जल यानी विलायक। तो केवल विलायक के अणु हैं, वाष्पन की क्रिया होगी, वाष्प बनेंगे, कहीं से निकलने की गुंजाइश नहीं है, तो यहां वाष्प इकट्ठा होंगे, फिर वाष्प संघनित होकर द्रवित होगा और फिर इसी में आ जाएगा। तो प्रारंभ में वाष्प बनने की दर अधिक होती है, यानी वाष्पन की दर अधिक होती है, और संघनित होकर द्रव बनने की दर कम होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे वाष्पन की दर कम होती है, संघनन की दर बढ़ती है। और एक समय ऐसा आता है जब वाष्पन और संघनन दोनों दर बराबर हो जाते हैं। इस अवस्था को हम लोग कहते हैं साम्य की अवस्था। अब इस साम्य की अवस्था पर इस विलयन के वाष्प के द्वारा, यहां पर जो वाष्प उत्पन्न है,
इस वाष्प के द्वारा इस बर्तन की दीवार पर जो दाब लगाया जाता है, उस दाब को इस विलेयर का यानी इस जल का या विलायक का वाष्प दाब कहते हैं। यह हो गया शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब यहां पर हम कोई विलयन लिए हैं, तो विलयन में विलेय भी होगा, विलायक भी होगा। यहां पर जो विलेय है वह अवाष्पशील है। शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ घोल दिया जाए, तो अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर जो विलयन का वाष्प दाब होता है वह शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि देखिए यहां द्रव विलयन की सतह पर विलायक के अणुओं के साथ साथ विलेय के अणु भी मौजूद हैं। तो यहां पर जो वाष्प बनेगा वह पहले की तुलना में कम बनेगा, इसलिए यहां पर वाष्प दाब का मान कम हो जाता है। तो शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। और कितना कम होता है? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन के वाष्प दाब को घटाया जाए तो वही कहलाता है वाष्प दाब का अवनमन। यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 मान लिया जाए और विलयन का वाष्प दाब PS मान लिया जाए, तो हम कह सकते हैं कि वाष्प दाब का अवनमन कितना हो जाएगा? तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन के वाष्प दाब को घटा देते हैं, P0 माइनस PS, और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ज्ञात करना हो तो आपेक्षिक अवनमन बराबर होगा P0 माइनस PS अपान P0। तो वाष्प दाब का अवनमन P0 माइनस PS और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS अपान P0। राउल्ट का वाष्प दाब का नियम। किसी ठोस पदार्थ को हम विलयन में घोलते हैं, विलयन बनाते हैं, तो उस विलयन पर एक नियम क्रिएट होता है राउल्ट का वाष्प दाब का नियम। राउल्ट ने उससे संबंधित एक नियम दिया जिसको राउल्ट का वाष्प दाब का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यह कहलाता है राउल्ट का नियम। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब देखिए, यदि विलायक
के मोलों की संख्या कैपिटल एन, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन, शुद्ध विलायक का वास्तव P0 और विलयन का वास्तव PS लिया जाए तो राउट नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये बराबर होगा विलेय के मोल प्रभाज के, यानी वास्तव का अपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS अपान P0 बराबर विलेय का मोल प्रभाज विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय धन विलायक के मोलों की संख्या। तो ये राउट नियम के अनुसार हमारा सूत्र हो गया P0 माइनस PS अपान P0 बराबर स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल n। हम जानते हैं चूंकि n बराबर होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का भार, स्मॉल n बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m, तथा विलायक के मोलों की संख्या निकालना हो तो विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। तो इस फार्मूले को हम चेंज कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं या P0 माइनस PS अपान P0 बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m बटा स्मॉल w बटे स्मॉल m धन कैपिटल W बटे कैपिटल M। अगर विलयन हमारा अति तनु हो तो अति तनु विलयन के लिए अति तनु यदि विलयन होगा तो अति तनु विलयन के लिए स्मॉल n का मान कैपिटल n की तुलना में नगण्य होगा। स्मॉल n इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल N, तो इसलिए P0 माइनस PS अपान P0 बराबर स्मॉल n अपान कैपिटल N, यानी यहां पर n धन कैपिटल N बराबर ले लिया जाता है कैपिटल N। तो P0 माइनस PS अपान P0 बराबर हो जाएगा स्मॉल n अपान कैपिटल N, या n की जगह स्मॉल w बटा स्मॉल m और बटा में कैपिटल W बटा कैपिटल M। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला अणु संख्या गुण क्वथनांक उन्नयन।